जीवनशैली मतलब अनियमित रूप में आहार लेना और एक्सरसाइज की कमी होना, ये दो उसके प्रमुख कारण है। डायबिटीज में अपने शरीर में एक पैंक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है जो हमारे पेट में होता है। उसमें से निकलने वाला जो इंसुलिन है वो एक तो कम हो जाता है या उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इसके काम करने में कमी के कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ के डायबिटीज हो जाता है। जी, और डायबिटीज की वजह से आंखों पर जो असर देखा जाता है वो काफी गंभीर होता है। जी। रेटिना आंखों का एक हिस्सा है। बिल्कुल सर। तो वो किस प्रकार आंखों के लिए काम करता है? रेटिना एक आंख के अंदर वाला एकदम सेंसिटिव मेम्ब्रेन है, परत है। अगर हम आंख को देखें तो आंख में हमें सिर्फ बाहर से एक काला हिस्सा दिखता है गोल, और उसके आजू बाजू में सफेद हिस्सा दिखता है। बट उसके पीछे आंख जो होती है एक बड़ी गोल होती है। रेटिना उसके सबसे पीछे वाले हिस्से में अंदर से लगी हुई एक परत है जो लाइट के लिए काफी सेंसिटिव है। जब भी लाइट उस रेटिना पर गिरता है तब उसमें जो सेल्स होते हैं वो इस लाइट को कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में संदेश में बदल देते हैं। यह संदेश हमारे आंख के पीछे जो एक ऑप्टिक नर्व होती है उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक, ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमें विजन मतलब दृष्टि का एहसास होता है। इस तरह से रेटिना वन ऑफ द एकदम इम्पोर्टेंट हिस्सा है आंखों का। डायबिटीज के वजह से होने वाली जो रेटिना की बीमारी है इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। यह बीमारी रेटिना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसमें रेटिना में जो रक्तवाहिनी है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें नुकसान होता है। जब बीमारी शुरू होती है तब कई बार लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, बट अगर इसमें समय पे इलाज ना कराए तो ये अंधेपन का भी एक प्रमुख कारण बन सकती है। इसलिए इसमें रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। डायबिटीज जो दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा होता है। जी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण क्या होते हैं, किस वजह से हो सकता है ये? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज में रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसके वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का ये कारण एक प्रमुख कारण है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं वो रेटिना की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनको नुकसान कर देते हैं। अगर वो हम रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है उसको पाइप की तरह मानेंगे तो कई बार ये ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाते हैं वो उनमें कई है। एक लीकेज को मतलब रिसाव जो है उसे और बढ़ा देते हैं। उसके कारण रेटिना में सूजन आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेटिना में जम जाता है, रक्त और खून की कुछ एबनॉर्मल नई नलियां, ये असामान्य नई रक्तवाहिनियां बनाते हैं। ये रक्तवाहिनियां के कारण भी रेटिना में कई सारे डैमेजेस होते हैं। जी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो लक्षण आंखों में किस प्रकार से नजर आते हैं, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि हमारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है? डायबिटिक रेटिनोपैथी जब शुरू होती तो कई बार हमें उसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, इसलिए लक्षण नहीं है तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे बढ़ती है तो हमें दृष्टि में कोई परेशानियां आ सकती है, जैसे कि धुंधला दिखना। ये ज्यादातर हमें सुबह उठने के बाद ज्यादा पता चलता है कि मुझे अभी धुंधला दिख रहा है, जो हो सकता है दिन बढ़ते बढ़ते वो कम हो जाए। इसी के साथ हमें कभी दोहरा दिखाई देना, रंग थोड़े फीके दिखाई देना, या तो फिर कभी दृष्टि फ्लक्चुएट होना, मतलब कभी अचानक से ठीक दिख रहा है, कभी अचानक से दृष्टि एकदम कम हो गई, फिर से ठीक हो गई। इस तरह के सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। जब इसमें ब्लीडिंग हो जाती है मतलब रक्तस्राव हो जाता है तो हमें कई काले धब्बे भी दिख सकते हैं जो दृष्टि में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे कला कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज की हमारी बातचीत का विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी, कारण और उपचार। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश पाटिल साहब। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कितने प्रकार की हो सकती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। एक है नॉन प्रोलिफरेटिव और एक है प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव शब्द यह दर्शाता है कि इसमें प्रोलिफरेशन मतलब खून की नई नलियां नहीं बन रही है। इस नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी से ही इसकी शुरुआत होती है।
यह नॉन प्रोलिफरेटिव बीमारी भी इसके 4 चरण हम मानते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर, मतलब हल्का, मध्यम, गंभीर और बहुत गंभीर। इस बीमारी में अक्सर क्या होता है कि जो रक्तवाहिनियों में जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो नुकसान होता है उसके कारण लीकेज बढ़ के पर्दे का, रेटिना का जो सेंट्रल हिस्सा है जिसे हम मैक्यूला कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और रेटिना पर रक्त के कुछ धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जो एक अलग प्रकार है प्रोलिफरेटिव, यह थोड़ा गंभीर प्रकार या इसे एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो खून की एबनॉर्मल नई नलियां है वो बन जाती है और यह नई नलियां जो है वो रेटिना के अंदर नहीं बनती। हानिकारक घटक चाहते हैं कि रेटिना का ब्लड सप्लाई दोबारा से बढ़ जाए, बट ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है रेटिना के ऊपर बनती है। ये कमजोर होने के कारण कई बार ये फट के इसमें से ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार रेटिना पर ये खिंचाव भी कर देती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की जटिलताएं क्या हो सकती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो जटिलता है, मतलब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, यह इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार के, इसे एक कॉम्प्लिकेशन को हम विट्रियस हिमरेज के नाम से जाना जाता है। ये कई कॉमन है। इसमें क्या होता है, आंख का जो गोला है उसके अंदर एक पारदर्शक जेली होती है जिसे हम विट्रियस के नाम से जानते हैं। जो हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो नई रक्तवाहिनियां हैं, जरा सा जोर पड़ने पर, जैसे कि कुछ वजन उठाने पर या जोर से खांसने चीखने पर ये फट जाती है और उसमें से इस जेली में रक्तस्राव हो जाता है। इसे हम विट्रियस हिमरेज के नाम से जानते हैं। जब ये हल्का होता है तब हमें बस दृष्टि के सामने कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा गंभीर हुआ तो हमारी पूरी दृष्टि को ही ये बंद कर देता है, क्योंकि एक परत सी बना देता है और इसके कारण रेटिना तक रोशनी पहुंच नहीं पाती, लाइट पहुंच नहीं पाता और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। पर अगर इसके पीछे पर्दे पर ज्यादा नुकसान नहीं हो तो कुछ दवाइयों के साथ हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ हफ्ते में, जैसे कि 4 या 6 हफ्ते तक ये क्लियर हो जाए तो आपकी दृष्टि वापस आ सकती है बिना ऑपरेशन के। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होता है तो इसमें सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है जो काफी गंभीर माना जाता है कि रेटिना अलग हो जाना, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट के नाम से जानते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि परतें कुछ बन जाती है, ये परतें समय के साथ सिकुड़ने लगती है। जब ये परतें सिकुड़ती है तो पर्दे पर खिंचाव कर देती है और पर्दा उखड़ जाता है। इस स्थिति में हम ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। अगर रेटिनल डिटैचमेंट है तो हमें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है, वरना दृष्टि पर गंभीर हानि हो सकती है। और दूसरा एक है एडवांस, अगर ये सारे स्टेजेस पे भी हम इलाज नहीं कर पाए तो न्यूरोमस्कुलर ग्लोकोमा बन जाता है। इसमें क्या होता है, ये रक्त की जो नई वाली रक्तवाहिनियां हैं, ये सिर्फ आंख के पीछे के स्तर तक लिमिटेड नहीं होती, ये बढ़कर आगे के हिस्से में आ जाती है और आंख में एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो आंख के पानी को बाहर दोबारा ब्लड में आने के लिए मदद करता है। यह जो जाली है वो खून की नई नलियों से ढक जाती है और वो तरल पदार्थ जो है आंख के अंदर का वो वापस दोबारा ब्लड में नहीं जा सकता। इसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है, आंख का जो अंदर दबाव है वह बढ़ के जो नस है वो दब जाती है और इसके कारण परमानेंट दृष्टि में नुकसान हो जाता है। इसे हम न्यूरोमस्कुलर ग्लोकोमा या काच बिंदु के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जयेश पाटिल साहब, अब हम इसके उपचार की तरफ आते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का निदान और इसका परीक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के निदान का सबसे अच्छा तरीका है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराना। ये आपके आंख के डॉक्टर, आंख के चिकित्सक करते हैं। इसमें आपको जाने के बाद दृष्टि चेक की जाती है, फिर आपका मोतियाबिंद है या नहीं वो चेक किया जाता है, फिर आपकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डले जाते हैं। यह ड्रॉप्स की वजह से आपकी आंख में जो पुतली है वो फैल जाती है और हम रेटिना का अच्छे से जांच कर पाते हैं। यह प्रक्रिया को कम से कम 45 मिनट से 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इस टेस्ट के लिए आप जब भी जाएंगे तो आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो दवाई डलते हैं इसका असर एक कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसमें आपको कुछ उतने समय के लिए धुंधला दिखाई देता है, तो इसके बाद आप स्वयं गाड़ी या वाहन नहीं चला सकते। तो अगर आप गाड़ी चला कर जाना चाहते तो किसी व्यक्ति को साथ ले जाना जरूरी है, तो आपको वापस ले आने में मदद कर पाए। अब जब हम ये डायलेटेड एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें हम रेटिना की कुछ तस्वीरें लेते हैं और रेटिना पर कितना नुकसान हुआ है वह हम लोग जांच करते हैं। अगर रेटिना पर नुकसान ज्यादा दिख रहा है तो आंख के चिकित्सक आपको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास यानी पर्दे के डॉक्टर के पास रेफर करते हैं। इसमें हम कुछ 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं।
एक टेस्ट का नाम है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। यह एक नॉन कॉन्टैक्ट नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो रेटिना के अलग अलग लेयर्स की तस्वीर लेता है। इसमें अगर रेटिना में कहीं पे सूजन आई है या कहाँ पर खून आया है या कहीं पर अगर रेटिना के लेयर्स में कुछ डैमेज है तो उसमें हमें इस टेस्ट में जानकारी मिलती है और इसके साथ हमें पता चलता है कि रेटिना अगर हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद में रेटिना में जो सुधार हमें अपेक्षित था वह आ रहा है कि नहीं। दूसरा टेस्ट है जिसे हम फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी कहते हैं। फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी में आपके हाथ के नस में एक ब्लड में इंजेक्शन दिया जाता है। एक विशेष प्रकार का डाई है, वह जब आपके आंख में जाता है तो आपके आंख की तस्वीरें ली जाती है। तो इस तस्वीर में हमें पता चलता है कि जो खून की नलियां है वह कौन कौन से हिस्से में अच्छे से जा रही है और कौन कौन से हिस्से में खून की नलियां बंद हो गई है और उनमें ब्लड का जो सप्लाई है वो बंद हो गया है। इस टेस्ट के द्वारा हमें यह पता चलता है कि पर्दे का कितना % हिस्सा काम नहीं कर रहा है और क्या इसमें हमें लेजर की आवश्यकता है क्या। अब ये डाई एंजियोग्राफी फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी नाम से जाना जाता है। अब एक नवीनतम OCT एंजियोग्राफी टेक्निक भी अवेलेबल है। इस OCT एंजियोग्राफी में भी आंख की एंजियोग्राफी होती है। नॉर्मल जो हम फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे उसमें हाथ में कुछ डाई का इंजेक्शन देते हैं। इस डाई के कारण कई बार हमें मतली जैसा लगता है या उल्टी हो जाती है, इसलिए हमें 3 से 4 घंटा खाली पेट होना ज़रूरी होता है और इसके साथ कई बार हल्का सा स्किन में कुछ एलर्जी जैसा रिएक्शन हो सकता है। बट OCT एंजियोग्राफी में यह डाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह तकनीक जो बिना डाई के रेटिना के सारे ब्लड वेसल्स की इमेजेस ले लेती है, यह बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें एलर्जी का, उल्टी होने का कोई खतरा नहीं होता है और स्पेशली जो मरीज जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब शुगर के कारण किडनी की बीमारी हुई है उनमें हम लोग फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। ऐसे मरीजों में OCT एंजियोग्राफी काफी सेफली हम कर सकते हैं। फिर से की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज की हमारी बातचीत का विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी, कारण और उपचार। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयेश पाटिल साहब। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का उपचार कितने तरीके से किया जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का उपचार उसके अवस्था और बीमारी की तेजी पर निर्धारित करते हैं। अगर जल्दी पता चल जाए मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर माइल्ड या मॉडरेट मतलब हल्के या मध्यम प्रकार की है तो उसमें केवल ब्लड शुगर का कंट्रोल, रक्त शर्करा का नियंत्रण ये एकमात्र उपचार जरूरी हो सकता है। पर अगर बीमारी आगे बढ़ गई है तो इसमें कई प्रकार के उपचारों की जरूरत पड़ सकती है। उसमें से एक ट्रीटमेंट है लेजर सर्जरी। लेजर जो है एक प्रकार का ऑपरेशन नहीं है, इसमें हम बस OPD में एक विशेष उपकरण के द्वारा आपके आंख के पर्दों पर कुछ प्रकाश किरण डलते हैं। इसके कारण आंख में सूजन कम करने में मदद होती है और जो असामान्य एबनॉर्मल न्यू ब्लड वेसल्स बन रही है उनको भी कम करने में मदद हो जाती है। लेजर यूजुअली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसके बाद आप तुरंत आंख धो सकते हैं, काला चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लेजर कई बार एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसे हमें कई बार 3 से 4 बैठकों में अलग अलग दिनों में डिवाइड करके कंप्लीट करना पड़ता है। और भी कोई विधि है चिकित्सा की? चिकित्सा में हम आंखों में कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कई प्रकार कुछ ड्रॉप्स देते हैं। ये इंजेक्शन है कई प्रकार के होते हैं। कुछ एंटी VEGF इंजेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, कुछ जो है स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं। दोनों इंजेक्शन आंख में जो सूजन है उसे कम करने में मदद करते हैं। एंटी VEGF इंजेक्शन का असर 1 माह तक चलता है। स्टेरॉइड का इंजेक्शन का असर जो है 2 से 3 माह तक भी चल सकता है। बट यह इंजेक्शन का असर जाने पर आंख की स्थिति पर निर्भर होता है कि क्या हमें ये इंजेक्शन दोबारा लेना पड़े। कई बार प्रति माह कई सारे इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। हम आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या उम्र से जुड़ी समस्या है? जी, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप 2 यानी हमारे खराब जीवन शैली के कारण हो रहा है तो यह बीमारी जो है ज्यादातर 25 से 30 के बाद में दिखाई देती है। लेकिन अगर डायबिटीज जो है वो टाइप 1 प्रकार का है तो उसमें बच्चों में ही इसकी शुरुआत दिख सकती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डायबिटिक रेट और जैसे जैसे डायबिटीज का
कालावधि बढ़ते जाता है कि अगर हमें 2 साल से डायबिटीज है, 4 या 5 साल से डायबिटीज है, तो जितना कालावधि ज्यादा उतना डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम है कैसे कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम जानने के लिए हमें उसके कुछ गंभीर उसके जो जोखिम है वो भी जानना जरूरी है और उसको बढ़ावट देने वाले कारण जानना जरूरी है। अगर हमें डायबिटीज के साथ साथ होने वाली जो किडनी की बीमारी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यह बीमारी है तो उसके साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में एनीमिया मतलब खून की कमी है तो उसके कारण भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ साथ धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना, ये सारी चीजों की वजह से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे बढ़ती है। तो हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन बंद करना और स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहना, ये हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी रोकने में हेल्प करते हैं। ये हो गए जो चीजें हम बिना किसी चिकित्सक के सलाह के भी हम कर सकते हैं। अभी चिकित्सक के सलाह के अनुसार हमें ब्लड शुगर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर का कंट्रोल ये एकमात्र सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम कारण है, सबसे अहम ये है जिसके कारण हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो रोकथाम कर सकते हैं। और एक बार जैसे आपको पता चले कि आपको डायबिटीज है, एक बार तो भी डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करना जरूरी है। स्वस्थ और संतुलित भोजन लेना, जैसे कि भोजन में नमक, फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल और मीठा, उनका सेवन कम करना चाहिए। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है इनकी जांच जरूर करा ले। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल से भी हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर्स को हमें डायबिटीज के जो डॉक्टर है उनको मिलने जो उसका कालावधि है अपने शुगर के लेवल्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एक HbA1c नाम का टेस्ट है, HbA1c अपना पिछले 3 महीने का औसत ब्लड शुगर लेवल्स बताता है, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह 7 के नीचे हम लोग टारगेट रखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में यह रहना चाहिए। अगर इसका स्तर 8 तक है तो हमें चिकित्सक जो है 2 से 3 महीने में या 4 से 6 महीने बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर इसका स्तर काफी बढ़ा हुआ है, 9-10 तक भी पहुंच गया है, तो कई बार चिकित्सक हमें हर महीने भी टेस्टिंग के लिए बुला सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आंख के आपके जो डॉक्टर है वह एक बार आपका टेस्ट करके यह जान सकते कि आपकी दृष्टि में कुछ परेशानियां हैं। उसके बाद यह रेटिना की जांच करके यह तय करते हैं कि आपके रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उस स्थिति में वह आपको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास, मतलब आंख के जो पर्दे के स्पेशलिस्ट है उनके पास भेजते हैं। उनका उसमें ओपिनियन लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जी, अगर हम अपने अंचल की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की क्या स्थिति है? डायबिटिक जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में डायबिटीज़ के मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा अवेयरनेस कम होने के कारण उनमें जो आंखों की बीमारियां हैं वो भी अभी बढ़ रही है। हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो आते हैं उनमें कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस लेवल में गई होती है और उनको कई बार दृष्टि में परेशानी ना होने के कारण चेकअप नहीं कराते और उन्हें वह पता नहीं चलता है। तो इस एडवांस स्थिति में हमें कई बार ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर शुरुआती स्थिति में लेज़र या इंजेक्शन से यह हो गया तो हमें इनके 2-3 महीने के अंतराल में इसका चेकअप करते रहते हैं। अगर हमें इसमें ऑपरेशन मतलब सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो यह सर्जरी एक थोड़ा नॉर्मल जो हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतिया बिंदु का जो ऑपरेशन को जानते हैं उसके तुलना में यह थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है। इसमें कालावधि भी ज़्यादा लग जाता है। इसमें हम आंखों में आपके जेली में जो रक्तस्राव आया है उस रक्तस्राव को क्लियर करते हैं, पर्दे पर जो परतें बनी हैं उन परतों को हटा देते हैं, फिर आंख में अंदर से कुछ लेजर और कर देते हैं जिसके कारण ये रेटिनोपैथी कम होने में मदद हो जाए। जी, और अभी फिलहाल कुछ नए उपकरण आए हैं, कुछ नए टेक्निक्स आए, इसके कारण ये जो रेटिना की सर्जरीज है इनके परिणाम रिजल्ट जो है काफी अच्छे स्तर पे मिल रहे हैं। जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इसकी समस्याएं ना हो या कम हो और जो व्यक्ति डायबिटीज से ऑलरेडी पीड़ित हैं, डायबिटीज का उपचार करा रहे हैं जी, उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी? नियमित रूप से भोजन करना और सब आपका रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर के लेवल्स कंट्रोल रखना, उसी के साथ नियमित रूप से कम दिन में 30 से 40 मिनट तक
वॉकिंग मतलब चलने का व्यायाम करना, यह सबसे सरल तरीका है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने का। इन चीजों से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयेश पाटिल साहब। आज आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी कारण और उपचार इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले श्रोताओं को ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगेगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया और मुझे इस प्रकार की जानकारी देने का मौका दिया। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब पंकज मेश्राम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।